बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान जंगी की बेवा पार्ट 5। दमिश्क से भागे हुए उमारा, उनके मुसाहिबीन और खादिमों के काफिले उसके पास से गुजर रहे थे। ऐसे लोग जो दमिश्क के इंकलाब से खौफजदा थे, महज सुल्तान के कुर्ब में अपने रोजगार को महफूज समझते थे, हल्ब के रास्ते पर जा रहे थे। उसने देखा कि काफिलों पर थकन के आसार नुमाया थे। दमिश्क से एक मुनासिब फासले पर होने के बाद अब काफिलों को पीछे से हमलावरों का खौफ भी कम हो गया था, इसलिए वो मुनासिब रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। वो कभी किसी काफिले से आगे निकल जाता और कभी पीछे रह जाता। वो काफिले के लोगों को नजरों में तोलता जा रहा था, मगर उसे अभी तक अपने लिए कोई कारआमद फर्द नजर नहीं आ रहा था जिसका वो हमसफर बन सके। कोई फौजी सालार या मलिक सालेह का कोई अमीर। उसकी कोशिश और ख्वाहिश तो ये थी कि मलिक सालेह ही उसे मिल जाए, जिसको वो बताए कि वो उसका कितना परस्तार है और इन बुरे हालात में वो उसके लिए कितना मुफीद साबित हो सकता है। वो जानता था कि वो अकेला भी नहीं जा रहा होगा। जाहिर है कि एक 12 साला बच्चा जिसे मफाद परस्त उमरा ने मनमानियां करने के लिए तख्त नशीन किया हुआ है, उसके साथ जरो जवाहिर से लदे हुए अमीरों वजीरों का काफिला होगा। वो उसी उधेड़ बुन में मैदानी इलाके से गुजरकर चट्टानी इलाके में दाखिल हो गया। उसे एक जगह अपने दाएं हाथ चट्टानों के नीचे हरी भरी वादी और दरख्तों का झुंड दिखाई दिया। घोड़े पर थकावट और भूख के आसार थे और वो खुद भी सुस्ताना चाहता था, इसलिए उसने घोड़े की बाग उधर को मोड़ दी। झुंड के करीब पहुंचकर उसने घोड़े के पांव में एक रस्सी बांध दी और उसे चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक दरख्त के साए में सुस्ताने के लिए लेट गया। वो नीम गनूदगी की हालत में था जब एक और घोड़े के हिनहिनाने की उसे आवाज सुनाई दी। वो उठकर बैठ गया। उसका घोड़ा वहां नहीं था। वो तेजी से चलता हुआ झुंड की दूसरी तरफ गया तो उसे अपना घोड़ा नजर आ गया। उसके करीब 2 और घोड़े अपने कान खड़े किए हुए थे। जब वो अपने घोड़े की तरफ बढ़ा तो एक तरफ से आवाज आई, ठहरो जवान। उसने आवाज की समत नजर दौड़ाई। उधर कीमती मगर बेतरतीब से लिबास में मलबूस एक 40-45 साला आदमी नजर आया, जिसके करीब ही एक औरत लेटी आराम कर रही थी। आदमी ने उसे इशारा करके अपनी तरफ बुलाया। वो उसके बुलाने पर उसकी तरफ चला गया और उसे सलाम कहकर मुसाफा किया। इस दौरान औरत उठ चुकी थी। वो सिमट कर बैठ गई। वो 20-25 साल की खूबसूरत लड़की थी। उसके गले में हार और लिबास से जाहिर हो रहा था कि वो कोई मामूली हैसियत के लोग नहीं है। उसने एक ही नजर में उन्हें तोल लिया था। तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो? आदमी ने एक ही सांस में इस्तफसार किया। दमिश्क से आया हूं और आप मुझे उबैद कह सकते हैं, लेकिन मैं क्या हूं उस वक्त तक नहीं बता सकता जब तक हमारे दरमियान बाहमी एतमाद पैदा नहीं हो जाता। उसने अमीर आदमी को मुतासिर करने के अंदाज में कहा। तुम शरीफ आदमी दिखाई देते हो, आदमी ने उबैद को कहा, और गालबन हम एक ही राह के राही हैं। एक आदमी जिसके साथ मालो दौलत हो, कीमती जेवर से आरास्ता एक जवान औरत हो। मुमकिन है कि हर मुसाफिर को डाकू ही समझे, लेकिन मैं डाकू नहीं हूं, बल्कि आपको डाकुओं से बचा जरूर सकता हूं, ख्वाह उसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। उसने एक माहिर शिकारी की तरह अपना जाल फेंकते हुए कहा। दमिश्क से भागे हुए लोगों का एक छोटा सा काफिला डाकुओं का शिकार हो गया है। मैंने रास्ते में 2 लाशें देखी हैं। उसने उनके चेहरों के तासुरात देखते हुए कहा। डाकुओं के लिए तो बहुत अच्छा मौका है कि दमिश्क से लोग मालो दौलत के साथ भाग रहे हैं। लड़की खौफो दहशत के बायस आदमी के साथ लग गई। आदमी की हालत भी उससे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। सलाहुद्दीन अयूबी ने आप जैसे लोगों को लूटने और जवान औरतों को छीनने के लिए अपनी फौज के दस्ते इधर भी भेज दिए हैं। उसने मजीद खौफो हिरास पैदा करते हुए कहा। तुमने सिपाहियों को लूट मार करते देखा है? अमीर आदमी ने हैरत से फटी आंखों के साथ पूछा। हाँ देखा है। तो क्या वो लड़कियों को भी छीन लेते हैं? हमने तो सुना है कि सलाहुद्दीन अयूबी औरतों के बारे में बड़ा पाकबाज है। अमीर आदमी ने हैरत से सवाल किया। हमने भी कभी यह सुना था, लेकिन इसका जाहिर कुछ और है और बातिन कुछ। वो एक हवसनाक इंसान है। मुझसे बेहतर उसे कौन जान सकता है। मैं उसके हिफाजती दस्ते में रहा हूं। उबैद ने नफरत अंगेज लहजे में कहा। तुम सलाहुद्दीन अयूबी के सिपाही हो? अमीर आदमी ने घिघियाए हुए अंदाज में सवाल किया। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि मैं अयूबी फौज का सिपाही हूं तो आप क्या करेंगे? अमीर आदमी ने घिघियाए हुए एक मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर तारी की और कहा। मैं तुमसे इल्तिजा करूंगा कि मुझे बिल्कुल ही कंगला ना करना और इस बेचारी को मुझसे ना छीनना।
उसने अपने साथ चिमटी हुई लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह लड़की आपकी क्या लगती है? उबैद ने पूछा। ये मेरी बीवी है। और दमिश्क में कितनी बीवियां छोड़ आए हो? 3। खुदा करे कि ये चौथी खैरियत से आपके साथ मंजिल तक पहुंच जाए। ये कहते हुए उसने जोरदार कहकहा लगाया, जिसे सुनकर मियां बीवी दोनों ही सहम गए। दौलत और औरत से हद से बड़ी हुई मोहब्बत इंसान को कितना बुज़दिल बना देती है। अगर मुझसे कोई मेरे माल और बीवी का मुतालबा करे तो मैं तलवार खींच के उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा और उसे कहूंगा कि मेरी लाश से गुजर कर ही ये चीजें मुझसे छीन सकते हो। उबैद ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा। अमीर आदमी उसे बड़ी हैरत से देखता रहा। आपकी इसी कमजोरी ने सलाहुद्दीन अयूबी को आप पर दलेर कर दिया है और आपने इतनी आसानी से दमिश्क उसके हवाले कर दिया। आप तसल्ली रखें, अयूबी का सिपाही जरूर रहा हूं, लेकिन अब मैं भगोड़ा हूं। मुझे उसकी हरकतों से नफरत हो गई है। वो खुद तो अय्याशियां करता है और हमें दीन के नाम पर सलीबियों से लड़ने मरने के लिए खुश्क और रूखी फीकी जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया हुआ है। मैं तो दमिश्क की रंगारंग जिंदगी को देखकर बहुत मुतासिर हुआ कि सुल्तान मलिक सालेह आपके लिए कितनी बड़ी नेमत है। सुल्तान के मुशीरों ने सलीबियों की तरफ सुलह का हाथ बढ़ाकर अमन के कयाम के लिए जो कौम पर एहसान किया है, सलाहुद्दीन अयूबी जैसे सल्तनत की हवस में मुब्तला शख्स को ये एक आंख नहीं भा रहा। उसने बड़े आजुर्दा लहजे में कहा। मुझे इन चंद सालों में यह बात समझ आ गई है कि सुल्तान जंगी हो या उसका बेटा, खानदानी लोग खानदानी शराफत का लिहाज करते हैं और अयूबी जैसा एक सिपाही ज्यादा अमीर मिस्र बनकर भी अपने मोहसिन का एहसान कुछ ही साबित होता है। अब बस मेरी यही ख्वाहिश है कि मलिक सालेह अपने इस अकीदतमंद को अपनी खिदमत में कबूल कर लें तो जिंदगी को खानदाने जंगी की नजर कर दूं। उसने अकीदतमंदाना अंदाज में कहा। कुछ देर के तवक्कुफ के बाद फिर गोया हुआ। आप बहुत होशियार आदमी हैं। मुझे बातों में लगाकर आपने मेरे बारे में सब कुछ मुझसे उगलवा लिया, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया। उबैद ने तजाहुल आरिफाना से काम लेते हुए निहायत भोलपन से कहा। वैसे आप जैसे समझदार इंसान को किसी बादशाह का मुशीर होना चाहिए। उसने खुशामदाना अंदाज में कहा। मैं दमिश्क में भी बादशाह था और अब जहां जा रहा हूं वहां भी बादशाह हूंगा। अमीर आदमी ने सीना फुलाते हुए कहा। मैं समझा नहीं, उबैद ने सादगी से पूछा। उसके उस सवाल के जवाब में अमीर ने बताया कि उसका नाम इमादुद्दीन है और दमिश्क के नवाही इलाके का जागीरदार था और सुल्तान के दरबार में दिफाई मामलात का मुशीर है। सुल्तान के हिफाजती दस्ते के ज्यादातर सिपाही उसकी तरफ से भर्ती करवाए गए हैं। सुल्तान मलिक सालेह ने दमिश्क से फरार होते हुए अपने वफादार उमारा से कहा था कि वो सब हल्ब शहर पहुंचे। उसे अपना कीमती खजाना समेटने में कुछ ताखीर हो गई। उसे अफसोस था कि उसके मुहाफिज और दीगर मुलाजिम दमिश्क में ही उसका साथ छोड़ गए। फिर इमादुद्दीन ने उबैद से सवाल किया, अगर मैं तुम्हें अपना मुहाफिज रखना चाहूं तो तुम क्या मुशाहरा लेना चाहोगे? मेरा मुशाहरा आप मेरी काबिलियत का अंदाजा करने के बाद खुद ही मुकर्रर कर लेना। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मुझे मुहाफिज बनाने की सूरत में आपको किसी फौजी मुशीर की जरूरत नहीं रहेगी। उबैद ने पूरा एतमाद लहजे में कहा। अमीर मोहतरम, आपकी बेटियां फौज के शाना बशाना दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार हैं। दमिश्क की खवातीन के एक वफ्द ने सलाहुद्दीन अयूबी को अपनी अर्ज़-ए-दाश्त पेश करते हुए कहा, आप हमारी फौजी तरबियत का सामान करें। हजारों रजाकार लड़कियां इस वक्त फौजी तरबियत लेने के लिए बेताब हैं। मैं आपके जज्बे की कदर करता हूं और सुल्तान जंगी मरहूम की बेवा ने आप लोगों को जिस तरह मुनज़्ज़म किया है, उसने हमारे काम में बहुत सी आसानियां पैदा कर दी हैं। अगर किसी वक्त तुम्हारी जरूरत मैदान जंग में महसूस की गई तो तुम्हारी खिदमात भी ली जाएंगी। अलबत्ता इस वक्त तुम्हारा असल महाज तुम्हारा घर है, लेकिन हम घरों से निकलकर जिहाद में हिस्सा लेने की ख्वाहिशमंद हैं ताकि कौम को जिल्लत और शिकस्त खोर्दगी से निकालें। खवातीन ने कहा, तुम्हारे भाई महाज जंग को कामयाबी से संभाले हुए हैं। उन्हें मजीद तुम्हारे भाइयों की महाज पर जरूरत है। अगर तुम माए हो तो अपने बेटों को मुजाहिद बनाओ, बहनें हो तो भाइयों में जज्बा जिहाद पैदा करो, बीवी हो तो शोहरों को इस्लाम का पासबान बनाओ। हम तुम्हारी अस्करी तरबियत का एहतमाम जरूर करेंगे, लेकिन याद रखना कि तुम्हें घरों में शफीक माए, हयादार बहनें और वफाशियार बीवियां बनना है। अगर तुम ये कर गुजरती हो तो हर घर से मुल्क व मिल्लत के वफादार मुजाहिद निकलेंगे। हाँ, एक फौरी महाज तुम्हारी तवज्जो का मुस्तहिक है। सुल्तान अयूबी ने यह कहते हुए तवक्कुफ किया। वो क्या है सुल्तान मुअज्जम? खवातीन ने बैक जबान पूछा। हमने अय्याश उमरा और हुक्काम के घरों से बहुत सी लड़कियां बरामद की हैं, जिनकी तादाद सैकड़ों में है। उन अय्याश लोगों ने उन्हें अपने हरम की जीनत बना रखा था। ऐसी और बहुत सी लड़कियां लावारिस फिर रही होंगी जो हालात के रहमो करम पर होंगी। उन्हें तलाश करो
उनके वालिदैन और सरपरस्त तलाश करो जिनका कोई सहारा नहीं, उनकी तालीम और तरबियत और शादियों का इंतजाम करो, और उन सलीबी जासूस लड़कियों का भी सुराग लगाओ जो ऐसी लड़कियों को अपने जाल में फांस लेती हैं। अगर तुम ये कर गुजरो तो सलाहुद्दीन अय्यूबी समझेगा कि उसकी मिल्लत की खवातीन की कुव्वत उसकी पुश्त पर मौजूद है। सुल्तान अय्यूबी की ये बात सुनकर तमाम खवातीन ने अहद किया कि वो अपने हुक्मरान की इन हिदायत पर अमल करके साबित करेंगी कि वो दिफाए मिल्लत की जंग में किसी तरह भी मर्दों से पीछे नहीं है। सुल्तान मलिक सालेह सादुद्दीन गुमुश्तगीन और दीगर चंद हाशिया बरदार उमरा के साथ हल पहुंच चुका था। यहाँ गुमुश्तगीन के हम ख्याल उमरा की तादाद ज्यादा थी, जिसके बायस वो हल्ब को अपने लिए महफूज पनाहगाह समझता था। मलिक सालेह के उमरा फौज को नए सिरे से मुनज्जम कर रहे थे। उसके पास खजाने की कमी नहीं थी, कमी सिर्फ तरबियत याफ्ता फौजी सालारों की थी। उसके हामी उमरा को सलीबियों से ज्यादा सलाहुद्दीन अय्यूबी से लड़ने और अपनी सल्तनत को बहाल करने की बेताबी थी। हल पहुंचते ही अमीर इमादुद्दीन सुल्तान के जंगी मुशीर होने की हैसियत से इतना मसरूफ हो गया कि सारा सारा दिन घर न आता और बाज औकात आधी रात को घर आता। परदेश के अंदर अमीर की बीवी ऐमन का कोई मुनिस और वाकिफ ना था। वो अक्सर उबैद से दमिश्क की यादों को ताज़ा करती रहती। उबैद के बावकार और संजीदा अंदाज से वो बहुत मुतासिर थी और बातें करते हुए बिल्कुल ही भूल जाती कि उबैद उनका मुलाजिम है। तुम्हारे खावंद की बाकी बीवियां कैसी हैं? उबैद ने सरसरी अंदाज में सवाल किया। अच्छी हैं, लेकिन ये उन्हें महज पुरानी होने की वजह से छोड़ आया और सिर्फ मुझे लेकर भाग आया, और एक दिन ये तुम्हें भी छोड़कर किसी और को ले आएगा। अमीरों के लिए ये एक मशगला है। उसने लड़की की दुखती रग पर हाथ रख दिया। ये तो मैं भी समझती हूँ, लड़की ने ठंडी आह भरते हुए कहा। कुछ देर वो खामोश रही, जैसे कुछ कहना चाह रही हो लेकिन कहने के बारे में मुतजब्जब हो। फिर उसके लब फड़फड़ाए। अगर मैं तुम्हें दिल की बात बता दूं तो तुम मेरे खावंद को तो नहीं बता दोगे? औरत को फरेब देना मर्द की शान के खिलाफ है। धोखा देना होता तो मैं उसी वक्त तुम्हारे खावंद को कत्ल करके तुम्हारे सामान पर और तुम पर कब्जा कर लेता जब तुमसे मुलाकात हुई थी। ये राज मैं ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकती कि मुझे अपने खावंद से शदीद नफरत है। मैं एक बिकी हुई लड़की हूं जिसके लालची बाप ने अपनी हैसियत में इजाफे के लिए इस अमीर के हाथ में मेरा हाथ दे दिया। कई बार दिल में आया कि मैं खुद को खत्म कर दूं, लेकिन अपनी कम हिम्मती और बुजदिली के बायस ऐसा ना कर सकी। अब तुमने मेरे ख्यालात और आरजुओं को चकनाचूर कर दिया है और मुझे सारी दुनिया के लोग और अपनी जिंदगी बिल्कुल फजूल लगती है, और मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि खुद को खत्म कर डालूं। लड़की ने जज्बाती मगर उदास लहजे में कहा। मैंने तुम्हारे किन ख्यालात को चकनाचूर किया है? उबैद ने हैरानी से पूछा। मेरे जहन में नूरुद्दीन जंगी के बाद एक सलाहुद्दीन अय्यूबी का तसव्वुर ही था कि जो उम्मत की बेटियों के लिए निजात दहिंदा बन सकता है, लेकिन तुमने तो मेरे उस तसव्वुर को भी चकनाचूर कर दिया। अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी भी ऐसा ही हवस परस्त है जैसे हमारे ये उमरा, तो फिर ऐसी दुनिया में जिंदगी गुजारना मुझे बेमानी सा लगता है जहां दरवेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी। ये कहते हुए वो सिसकियां लेने लगी। यकीनन सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार इससे कहीं ज्यादा पाकीज़ा है जितना तुम्हारे जहन में उसका तसव्वुर है। वो उन अमीरों और वजीरों का सख्त दुश्मन है जो औरतों को महज अपनी तफरीह और अय्याशी का जरिया समझते हैं और उन्हें अपने हरम की जीनत बनाते रहते हैं। उबैद ने जब ये बातें की तो वो उसे बड़ी हैरत से तकने लगी और फिर गोया हुई। तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम महज मेरा दिल रखने के लिए ऐसा कह रहे हो? ये मैं असल हकीकत बयान कर रहा हूं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ जो बातें मैंने की थी वो महज झूठ था जो मैंने तुम्हारे खावंद का दिल जीतने के लिए बोला था। तुमने अगर मुझे अपना हमराज बनाया है तो मैं भी तुम्हें एक राज देता हूं, लेकिन मैं उसकी हिफाजत के लिए तुमसे कोई वादा नहीं लूंगा। अगर मेरा राज फाश हुआ तो ना तुम जिंदा रहोगी और ना तुम्हारा खावंद। वो राज ये है कि मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी का जासूस हूं। पहले मैं सुल्तान जंगी के लिए काम करता था और अब मैं इसी दीनों मिल्लत की खातिर अय्यूबी के हुक्म पर यहां काम करने आया हूं। मेरा दिल गवाही देता था कि तुम इन अय्याश उमरा और इनके नवाबों की तरह नहीं हो। यह कहते हुए लड़की की आंखों में एक चमक सी पैदा हुई। फिर उसने उबैद का हाथ पकड़ के बेसाख्ता चूम लिया। तुम्हारा ये राज इस सीने में दफन रहेगा। मुझे बताओ कि तुम्हारे इस काम में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं ख्वातीन इस्लाम की उस जमात में रही हूँ जो जंगी मरहूम की जिंदगी में उनकी मलिका रजी खातून की सरपरस्ती में काम करती थी। मेरे बाप को मेरा उस जमात की ख्वातीन से रब्त ज़ब्त पसंद नहीं था। उसके नजदीक सलीब और हिलाल में कोई फर्क नहीं, उसे सिर्फ सरकारी मनासिब और मफाद से गरज थी।
उसने कुछ देर तवक्कुफ किया और फिर बोलने लगी, मैं चूंकि अपने खावंद की पहली बीवियों से ज्यादा खूबसूरत और जवान थी, इसलिए वो मुझे हर घड़ी अपने साथ रखता है। उसे एक खिलौने की जरूरत थी और उसकी यह जरूरत मुझसे पूरी हो रही थी। बाहर की दुनिया से कटकर मैं एक और ही दुनिया में कैद थी, जहां या तो शराबो शबाब और रक्सो सरूर था, या नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अयूबी के कत्ल की साजिशें थी। मुमकिन है तुम सलाहुद्दीन अयूबी के जासूस हो, और यह भी मुमकिन है कि तुम मेरे खावंद के जासूस हो। अगर तुम मेरे खावंद को ये तमाम बातें बता दो तो मैं उसकी तमाम अजियतों का सामना करने के लिए तैयार हूं। मेरी रूह मर चुकी है, एक जिस्म रह गया सो वो भी पत्थर बन चुका है। ये कहते हुए वो निढाल सी हो चुकी थी। नहीं, तुम्हारी रूह मर नहीं सकती, उबैद ने लड़की को दिलासा देते हुए कहा। जो लोग अपनी जात से बुलंद होकर सोचते हैं, उनकी रूह को फना नहीं। अगर तुम्हारी रूह जिंदा ना होती तो मैं कभी तुम्हें अपना राजदार ना बनाता। रूह उन अय्याश उमरा की मर चुकी है जो दिनों मिल्लत को बेचकर गैरों की चाकरी करने को काबिल फख्र समझते हैं। तुम पर जो बीती है ये महज तुम्हारी दास्तान नहीं है, उम्मत की हर बेटी की दास्तान है। मुसलमानों ने जब से औरत को जरिया तफरीह समझना शुरू किया, गैरों ने उनकी तफरीह तबाह के लिए अपनी जासूस लड़कियां उनके हरम में दाखिल कर दी। मैंने अपनी आंखों से सलीबी लड़कियों को अपने खावंद के साथ शराब पीते देखा है, लेकिन सिवाय रोने धोने के और कर ही क्या सकती थी। लड़की ने बेबसी के अंदाज में कहा। तुम बहुत कुछ कर सकती हो, उबैद ने कहा। मुझे कुछ मालूम नहीं, अलबत्ता तुम जिस मकसद के लिए आए हो उसमें ताउन के लिए मैं हर तरह से हाजिर हूं। क्या तुम सरकारी राज की बातें उसके मुंह से उगलवा सकती हो? उबैद ने पूछा। शराब का प्याला पिलाने के बाद उसका सर अपने सीने से लगाकर उससे किसी किस्म का राज लेना कोई मसला नहीं, लेकिन यह कहते हुए लड़की की आंखों में एक चमक सी पैदा हुई। लेकिन अगर मैं तुम्हारा यह काम कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? यह कहकर उसने उबैद के चेहरे पर नजरें गाड़ दी। तुम क्या चाहती हो? यह कि जब तुम यहां से जाने लगो तो मुझे भी अपने साथ ले जाओगे? ठीक है, उबैद ने हामी भरते हुए कहा। फिर उसने ऐमन को बताया कि अक्सर उमरा सल्तनत का बंटवारा करके अलग अलग खुद मुख्तार रियासतों की सूरत में रहना चाहते हैं, और यही सलीबियों की ख्वाहिश है कि इन्हें अलग अलग करके हड़प करना आसान हो जाएगा। दोनों की ख्वाहिश के रास्ते में अब अगर कोई रुकावट है तो वो सिर्फ सलाहुद्दीन अयूबी है। दोनों सलाहुद्दीन अयूबी को अपना दुश्मन समझते हैं। फर्क यह है कि एक नादानी के बाइस और दूसरा दानाई की वजह से उसे अपना दुश्मन समझता है। सुल्तान मलिक सालेह के गिर्द मौजूद उमरा अयूबी के खिलाफ सलीबियों की मदद लेने से भी नहीं बाज आएंगे, और सलीबी उन्हें मदद देने का मौका नहीं गंवाएंगे, और इस तरह वो उनके हमदर्द बनकर उन्हें बिसात के मोहरों की तरह इस्तेमाल करेंगे। उसने कुछ देर तवक्कुफ किया और फिर गोया हुआ। तुम अपने खावंद से मालूम करो कि अयूबी के खिलाफ सलीबियों और मलिक सालेह के दरमियान क्या जंगी मंसूबे बन रहे हैं। अयूबी को बर वक्त इस राज से आगाह करना बहुत अहम है। मैं तुम्हें राज भी दूंगी और दुआ भी करूंगी कि जब तुम इस राज के साथ दमिश्क जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। कोई दूसरा बादशाह होता तो अपनी तौहीन बर्दाश्त ना करता जो अयूबी ने तुम्हें दमिश्क से निकाल कर की है। ऐमन ने अपने शोहर को शराब का दूसरा प्याला पकड़ाते हुए कहा। अमीर इमादुद्दीन ने मखमूर आंखों से ऐमन की तरफ देखा और कहा, ये मर्दों के फैसले हैं, तुम औरतें इन्हें क्या समझो? अमीर ने ऐमन का बाजू पकड़ते हुए कहा, हाँ, यही तुम्हारी मर्दानगी है कि सलाहुद्दीन अयूबी के डर से चूहों की तरह अपने सुल्तान के हमरा हल्ब में छुपे बैठे हो। ऐमन ने बड़े नाज से अपना बाजू छुड़ाते हुए कहा, अयूबी बेचारा चंद दिनों का मेहमान है। हशाशीन के फिदाइयों के मुर्शिद शेख सिनान से मामला तय पा रहा है। उन्हें मुंह मांगा इनाम देकर सलाहुद्दीन अयूबी को ठिकाने लगवा दिया जाएगा। इसे कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इमादुद्दीन ने फातिहाना लहजे में कहा, ठीक, तो अब सारी उम्मीदें बातनी फिदाइयों से वाबस्ता हैं। खुद मुकाबला करने की हिम्मत जवाब दे गई है। ऐमन ने उसकी मर्दानगी पर चोट करते हुए कहा, हम खुद भी मुकाबला करेंगे, लेकिन तैयारी के साथ। कैसी तैयारी? ये जो रोजाना शराब के जाम पे जाम लुंडाए जा रहे हैं, इसी किस्म की तैयारी लगती है आपकी। ऐमन ने बड़े नाज से कहा, सुनो, तराबलस के सलीबी बादशाह रेमंड की तरफ अयूबी के खिलाफ मदद के लिए सफीर भेज दिया गया है, जिसका अनकरीब मुस्बत जवाब आ जाएगा। अभी सर्दियों का आगाज है, पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। अयूबी अपनी सहराई फौज को इतनी सर्दी और बर्फबारी में हमारे मुकाबले में नहीं लड़ा सकता। ऐमन हर रात अपने खावंद से इसी तरह बातों बातों में बहुत से राज उगलवा लेती और अगले दिन उबैद को बता देती।
मुलाजिमों ने तुम्हारे बारे में मुझे एक काबिल एतराज बात बताई है। अमीर इमादुद्दीन ने एक रात उबैद को अपने कमरे में बुलाकर कहा। राज फाश होने के खौफ की एक ठंडी लहर उबैद के पूरे वजूद में दौड़ गई, लेकिन वो जल्द ही संभल गया। उसने नए हालात के लिए खुद को तैयार करना शुरू किया और निहायत ठहरे हुए लहजे में कहा, आका, मुझसे ऐसा क्या कसूर सरजद हुआ है? मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरी बीवी के पास बैठते हो। तुम जवान भी हो और खूबरू भी। तुम उसे वरगलाना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुमने अगर ऐसी हिमाकत की तो याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अमीर इमादुद्दीन की आवाज में लर्जिश पैदा हो चुकी थी। नहीं मेरे आका, मैं ऐसी नमक हरामी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आप मुझसे हलफ ले सकते हैं, उबैद ने बड़ी लजाजत आमेज अंदाज में कहा। उबैद का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वो वहां से निकलना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने अमीर की डांट डपट भी बर्दाश्त की और उसकी धमकियों से खुद को खौफजदा जाहिर करते हुए गोया हुआ, हजूर, बेगम मोहतरमा दमिश्क की जुदाई में वहां की यादें ताज़ा करती रहती हैं। अगर आप उनके पास मेरा बैठना पसंद नहीं करते तो मेरी क्या मजाल कि मैं उनसे गुफ्तगू भी करूं। उस गुफ्तगू के नतीजे में अमीर ने उबैद को माफ तो कर दिया, लेकिन एहतियात के पेश नजर अगले दिन 3 मुहाफिज और ले आया और उनमें से एक को कमांडर बना दिया, जिसने उबैद को मालिक का ये पैगाम सुनाया कि आका की नजर में मुश्तबा होने के बाइस वो जनान खाने के दरवाजे तक नहीं जा सकता और रात को थोड़ी देर के लिए भी गैर हाजिरी की इजाजत नहीं है। अमीर ने अपनी बीवी के उबैद से मिलने पर भी पाबंदी लगा दी। सलाहुद्दीन अयूबी नूरुद्दीन जंगी का वफादार सिपे सालार रहा था। सुल्तान जंगी की वफात के बाद हालात ऐसे दिगरगू हुए कि अहले दमिश्क की फरियाद पर लब्बैक कहते हुए उसे दमिश्क का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ा। दमिश्क में अपनी मजबूत गिरफ्त के बावजूद खानदान जंगी से अकीदत व वफादारी के बाइस और सलीबी खतरे के मुकाबले में मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद के पेश नजर वो चाहता था कि किसी तरह वो नाबालिग हुक्मरान मलिक सालेह की गलत फहमियां दूर कर सके। वो उसे तन्हाई में मिलकर उन उमारा से उसे खबरदार कर सके जो उसके वालिद के दौर में भी कभी वफादार नहीं रहे थे। सुल्तान जंगी की बेवा की यह बहुत बड़ी कुर्बानी थी कि उसने अपने बेटे के लिए ममता के जज्बात पर मिल्लत के मफाद को तरजीह दी, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। वो अपने बेटे की बेराह रवी और मफाद परस्त उमारा के हाथों में खिलौना बनते देखकर जिस दर्दो कर्ब से गुजर रही थी, सलाहुद्दीन उससे गाफिल ना था। वो चाहता था कि वो सुल्तान जंगी की बेवा की तरह किसी तरह उसके बेटे को भी मिल्लत का पुश्तीबान बनाकर खड़ा कर दे, ताकि माँ के मुस्तरिब दिल को करार आ जाए। इस मकसद के लिए उसने अपने एक मोतमद खास को एक खत देकर हल्फ भेजा और उसे हिदायत की कि वो सुल्तान मलिक सालेह से खलवत में मुलाकात का वक्त लेने की कोशिश करे। वाली मिस्र का मकतूब जब हल्फ के दरबार में पढ़ा गया तो गुमुश्तगीन और दीगर मफाद परस्त उमारा को फिक्र दामनगीर हुई। उन्होंने वाली मिस्र के सफीर को शाही मेहमान खाने में ठहराया और उस पर कड़ी नजर रखी कि वो सुल्तान मलिक सालेह से दोबारा मुलाकात ना कर सके। दरबार बर्खास्त कर दिया गया। सुल्तान के पास सिर्फ चंद मखसूस उमारा ही रह गए। सुल्तान मुअज्जम, सलाहुद्दीन अयूबी अगर खानदान जंगी से मुखलिस और वफादार होता तो दमिश्क पर चढ़ाई ही क्यों करता? एक अमीर ने कहा। सुल्तान मोहतरम, इस खत के मुंदरजात से तो ये महसूस होता है कि जैसे तमाम मिल्लत इस्लामिया के मफाद का ठेका सलाहुद्दीन अयूबी ने उठाया हुआ है और सुल्तान मुअज्जम और उसके तमाम वफादार उमारा मिल्लत इस्लामिया के गद्दार और मुनाफिक हैं। गुमुश्तगीन ने कमसिन हुक्मरान को मुश्तइल करने के लिए इंतहाई मक्कारी से चेहरे पर मसनूई रंजो गम की कैफियत तारी करते हुए कहा, क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं जो इस गुलामजादे को इस सरकशी की सजा दे सके? सुल्तान मलिक सालेह ने गुस्से से चीखते हुए कहा। सुल्तान के उस सवाल पर कमरे में गहरा सकूत तारी हो गया। मफाद परस्त और अय्याशो अय्यार उमारा में से किसी में भी सलाहुद्दीन अयूबी का मुकाबला करने की हिम्मत न थी। बिलाखिर जंगी खानदान का एक अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन खड़ा हुआ और बड़े ठहरे हुए लहजे में गोया हुआ, सुल्तान मुअज्जम, हमारी बुनियादी गलती यह है कि हम सलाहुद्दीन अयूबी से बराबरी की सतह पर गुफ्तगू कर रहे हैं। फिर क्या करना चाहिए? सुल्तान के लहजे में अभी तुंदी और तेजी मौजूद थी। आप एक बार उसके सामने अपनी आकाइयत का मुजाहिरा कीजिए। मुझे यकीन है कि वो खौफजदा होकर आपके सामने घुटने टेक देगा, बल्कि सर भी। तवील बहस व मुबाहिसे के बाद सलाहुद्दीन अयूबी के लिए एक जवाबी खत तहरीर किया गया और कुतुबुद्दीन बिन हसन खत लेकर दमिश्क की तरफ रवाना हुआ।